So in tonight's class, we have lecture number 76 and ये है हमारे पास दूसरा P1 ईयरली पास पेपर जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इट्स मई जून 2024। P11 1 hour 15 minutes का पेपर है। A levels in AF Cambridge. We have 40 MCQs in this paper and make sure the paper you have must contain 16 pages। कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा कोई मसला है तो आपने पहली फुर्सत में एग्जामिनर को इन्फॉर्म करना है, इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। सही है बेटा। चलो, पहला पेज हमारे पास होता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स एंड फॉर्मूला, बट दैट्स नॉट एनफ। सही है, तो आप इनके ऊपर रिलाई नहीं करिएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। ओके, एसआई बेस यूनिट कौन सा है? विच यूनिट इज एन एसआई बेस यूनिट? एम्पेयर बेटा हमारे पास एसआई बेस यूनिट है। कूलम नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ग्राम नहीं है। द आंसर इज ए। सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव द सेम यूनिट एज फोर्स? फोर्स जैसे यूनिट किसके हैं? तो बेटा अगर आप देखें फोर्स जैसे यूनिट किसके हैं, तो देखते हैं बेटा। फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? kg/-2 एसआई बेस यूनिट। सही है बेटा। तो एनर्जी क्या है? वर्क से रिप्लेस कर सकते हो, और वर्क क्या होता है? F/d। तो बेटा इसमें तो हमारे पास एफ ही बच रहा है, तो इसके यूनिट तो एफ जैसे होंगे। सही है, तो ये आई गेस हमारा आंसर हो गया, विच हैव द सेम यूनिट एज एफ। सही है, तो जब क्वांटिटी हमारे पास एफ आ रही है तो इसके यूनिट भी kg/-2 होंगे। एनर्जी अपॉन टाइम पावर होता है, इसके यूनिट होंगे वॉट। सही है। मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज नॉट अ क्वांटिटी। मोमेंटम इनटू टाइम इज फोर्स। के बारे में अगर बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। सही बेटा। बाकी आप वैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता जो आपने आंसर फाइंड आउट किया है, तो आप क्या कर सकते थे? आप सबके बेस यूनिट कंपेयर कर लेते। सही है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मोमेंटम के बेस यूनिट होते हैं केजी ms-1, और डिस्टेंस के बेस यूनिट है मीटर। तो क्या हो रहा है? kg m² s-1। दिस इज नॉट इक्वल टू द बेस यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो आप इस तरीके से देख सकते थे, लेकिन हमें हमारा आंसर 2A मिल गया है, इसलिए हम आगे बढ़े ना। कह रहे हैं बेटा, the velocity of an object changes from initial velocity u to final velocity v. The velocities are represented as this. Which single vector represent the change in velocity? Okay. So what do you understand by the term change in velocity? Final velocity minus initial velocity. Now, वेक्टर के साथ जब माइनस आ जाता है ना, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। सही बेटा। तो अगर मैं इस वेक्टर v को यूं ही बनाऊं, सही है, और वेक्टर u की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, सही है, तो बेटा क्या होगा? दिस रिप्रेजेंट्स v एंड दिस रिप्रेजेंट्स माइनस u। सही है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर अकॉर्डिंग टू द टिप टू टेल रूल। ये हमारा क्या हो गया बेटा? रिजल्टेंट, विच इज इक्वल्स टू v माइनस u, दैट इज डेल्टा u v। सही है बेटा। ये हमारा आंसर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 का आंसर है हमारा सी। ठीक है बेटा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये था हमारे पास प्लस यू विच इज टूवर्ड्स ईस्ट, माइनस यू क्या होगा? टूवर्ड्स वेस्ट। सही बेटा। सर अपनी कैट दिखाएं। यार कैट सो रही है मोहतरमा, मैं तो अभी घर में दाखिल हुआ हूँ, पता नहीं घर के किस कोने में बैठी हुई है वो। आजकल तो नई हरकत सीख ली है, अलमारी में छुप जाती हैं, ढूंढते रहो पूरे घर में। है, an object is moving with velocity initial velocity u. The object moves with uniform acceleration a, time t, and final velocity b. Which equation describes the motion of an object? बेटा equation of motion कितनी है हमारे पास? हमारे पास equation of motion है v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and 2as equals to v square minus u square। सही है। देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ये आ गया, वो अप्लाई हो रहा है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये वाला लग रहा है बेटा, देखो v, ए टी यहाँ पे माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, u प्लस ए टी बराबर हो गया v के।
तो बी आंसर आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वैलिड हो रही है। सही बेटा। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, विच कैलकुलेशन इज प्रोड्यूसेस वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है और चार्ज स्केलर है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट ही, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है, तो आंसर तो मिल गया। वर्क डन अपॉन टाइम पावर है, वो स्केलर है। एंड ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी क्या है, स्केलर। ठीक है बेटा, तो बी आंसर है हमारा। ओके, thermometer can read to an accuracy of plus minus 0.5 degrees Celsius. The thermometer is used to measure the temperature rise of 40 to 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला क्या होगा, टी एफ माइनस टी आई, यानी 100 माइनस 40, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। सही बेटा। अब अगर मैं इसकी अनसर्टेनिटी निकालना चाहूं तो याद रखो हमने क्या पढ़ा था, अगर इक्वेशन प्लस माइनस की है तो हम क्या करते थे, अनसर्टेनिटी टेम्परेचर बराबर है अनसर्टेनिटी फाइनल टेम्परेचर प्लस अनसर्टेनिटी इनिशियल टेम्परेचर। अब दोनों ही इनिशियल फाइनल टेम्परेचर हम एक ही थर्मोमीटर से रीड कर रहे हैं। थर्मोमीटर की जो बेसिक एक्चुअल अनसर्टेनिटी है वो दोनों सिनेरियो में क्या होगी, 0.5 एंड 0.5। तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। सही बेटा। क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100। अनसर्टेनिटी कितनी आई है बेटा, 1। और टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 60 है, अनसर्टेन चेंज इन टेम्परेचर है 1, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा 1.67, जो कि राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 1.7। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसकी वर्किंग कर ली। चल आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज पाथ ऑफ द गोल्फ बॉल। बेटा ये कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बात की थी, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी क्या रहती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच रो डिस्क्राइब द चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द गोल्फ बॉल्स वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द गोल्फ बॉल वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा जब एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करके चलें। तो बेटा जैसा मैंने अभी आपको बताया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो वेलोसिटी बदलेगी ही नहीं। सही है। एंड वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास क्या होगा बेटा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल में एक ही एक्सेलरेशन होती है, और वो क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। क्या वैल्यू है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की अर्थ के लिए, 9.81 ms-2, एंड विच इज कांस्टेंट। सही है बेटा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, यानी आंसर है हमारा क्या, सी। एयरक्राफ्ट फ्रॉम लंदन टू सिडनी इन अ टाइम ऑफ 21 आवर्स 40 मिनट्स। एयरक्राफ्ट ने भाई लंदन से सिडनी जाने के हमारे पास 21 घंटे 40 मिनट लगाए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7,000 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, अच्छा देखो आंसर हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, बट बेस यूनिट क्या है, मीटर एंड सेकंड। सही है, तो 17,000 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, ये सही है। एंड टाइम 21 आवर्स 40 मिनट्स है। तो पहले तो एक काम करो, सेकंड में करना है, 21 आवर 1 घंटे में कितने होते हैं, 3,600 सेकंड, प्लस
40 मिनट्स अलग से हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। सही है बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने 21 आवर्स के सेकंड्स अलग निकालने हैं और 40 मिनट्स के सेकंड्स अलग निकालना है। फाइनल आंसर इज व्हाट आई एम गेटिंग इज 217.9। ठीक है। यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएगा? ये 2.2 हो जाएगा। 220 मीटर पर सेकेंड। सही है बेटा। अब 220 मीटर पर सेकेंड के मुताबिक ये तो नहीं है आंसर। सही है ना। अगर मैं इसको देखूं तो क्या होगा? एक्सपोनेंट 7 और एक्सपोनेंट -6, दैट इज माइक्रो, क्या होगा? एक्सपोनेंट 1 आएगा। यानी इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 22। सही है बेटा। विच इज नॉट करेक्ट। देन एक्सपोनेंट 11 और नैनो क्या होता है? एक्सपोनेंट -9, क्या बनता है बेटा? एक्सपोनेंट 2। यानी 2.2 एक्सपोनेंट 2। जी, हमारा आंसर 220 है और 2.2 एक्सपोनेंट 2 बात एक ही है। तो सी आंसर है। सही बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। Golf club hits the ball. The graph shows the force F on the ball varies with time. Okay, which graph shows the velocity varies with time? बेटा velocity और time से हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है एक्सेलरेशन। और velocity टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी क्या होता है? एक्सेलरेशन। सही बेटा। तो मैं एक्सेलरेशन की लैंग्वेज में बात करूंगा। बेटा यहाँ पे देखो, फोर्स क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला? एफ इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। सिमिलरली यूनिफॉर्म इंक्रीज यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म इंक्रीज इन ग्रेडियंट, ये तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है शुरू में। ये ग्रेडियंट कांस्टेंट है, जीरो है। ये कांस्टेंट ग्रेडियंट है और ये हमारे पास सही आ रहा है। सही बेटा। इतना पार्ट हमारे पास यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बता रहा है, मतलब हर रेट पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। इसकी बात करो। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो हो रहा है कि फोर्स डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। यूनिफॉर्मली डिक्रीज मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। आ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है ना, तो इस तरह हमारे ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है बेटा। तो हमने ग्रेडियंट के हिसाब से देखा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट बढ़ेगा। ये देखो आपका ग्रेडियंट बढ़ रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टीपर हो रहा है। एंड एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो देखो ये हमारा ग्रेडियंट कम हो रहा है। सही बेटा। क्लियर। आगे बढ़े। ओके बेटा। चलो। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट्स द मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अच्छा बेटा, देख लेते हैं। पी इक्वल्स टू एम वी। तो एम क्या है? मोमेंटम ओवर वेलोसिटी। बात तो ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, नहीं बेटा। मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है। पुल्स ऑफ अर्थ ऑन इट, नहीं बेटा, ये तो फोर्स की बात हो रही है। प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एक्सेलरेशन, यस, इनर्शिया की बात हो रही है बेटा। जितना मास उतनी कम एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन। ना वेट की बात करते हैं, वर्क डन नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एक्सेलरेशन नहीं है। मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन तो क्या होता है? सिग्मा एफ ओवर एम, अगर मैं सेकंड लॉ इस्तेमाल करूं। एंड पुल ऑफ अर्थ है, बिल्कुल है। तो डी आंसर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अलिशबा। सो 10 डी इज आर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
The horizontal plate of area this beneath the surface of the liquid of density this. The force on one side of the plate due to the pressure is this. What is the depth beneath the surface of the liquid? Okay. बेटा सरफेस ऑफ द लिक्विड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P इक्वल्स टू रो जी एच. सही है बेटा. एंड प्रेशर खुद किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. एंड रो जी एच ऐसे ही रखेंगे. व्हाट वी नीड, हमें डेप्थ चाहिए. तो डेप्थ क्या हो जाएगा बेटा? F अपॉन रो जी ए. सही है बेटा. मैंने बस फॉर्मूला को रीफ्रेज कर दिया. F कितना है हमारे पास? 290. डेंसिटी कितनी है? 930. ग्रेविटी 9.81. और एरिया क्या है? 0.036. तो देखते हैं. 8.82. सही है. तो 8.82 आ रहा है. बट ये आंसर तो करीब में नहीं है. कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई? 290. सर मेरा तो 0.88 आ रहा है। जी 0.88 आ रहा है. अब देख लेता हूँ जी। इसमें कोई गलती तो नहीं. अरे मैंने 0.981 बाय मिस्टेक कैलकुलेशन में लिख लिया. 9 पॉइंट. सही है. 0.88 आ रहा है. तो आंसर इज ए. सर आई डिड दिस विद अपथ्रस्ट फॉर्मूला. अपथ्रस्ट फॉर्मूला. The force on one side of the plate due to the pressure of liquid this. बेटा अपथ्रस्ट का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया. अपथ्रस्ट आता है बेसिकली द प्रेशर डिफरेंस ऑन द अपर एंड द लोअर साइड ऑफ द ब्लॉक. इसलिए मैं अपथ्रस्ट के थ्रू नहीं गया. वैसे ये रो जी एच ए से हो सकता है. सही है. जो मतलब फॉर्मूला बन रहा है ना वो वही बन रहा है. बट अपथ्रस्ट का कहा नहीं इसलिए मैं अपथ्रस्ट तक गया नहीं. Square x and y from the form an isolated system. The mass of y is greater than mass of x. Y is stationary. X collide elastically with the sphere. सही है. बेटा क्या बोल रहे हैं? अगर मैं डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, Y का मास ये x है और ये है Y. यानी Y का मास x के मुकाबले में बड़ा है. सही है. Y इनिशियली क्या है बेटा? रुका हुआ है. सही है. एंड x हमारे पास मूव कर रहा है. सही है. क्या बोल रहे हैं? दस एक्स कोलाइड इलास्टिकली विद स्फेयर वाई. एक्स जो है वो स्फेयर वाई से इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है. तो बेटा इलास्टिक मोशन की या इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सही बेटा. सो इस सिनेरियो के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन देखनी है. द स्पीड ऑफ एक्स बिफोर द कोलिजन वाज यू. तो चलो भाई एक्स की स्पीड बिफोर कोलिजन यू बताइए. बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट. तो बेटा हमें बस ये माइंड में रखना है. भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ये इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन है. स्फीयर एक्स रिबाउंड विद द स्पीड दैट इज ग्रेटर देन यू. स्फीयर वाई मूव्स ऑफ स्पीड लेस देन यू. ओके बेटा स्पीड ऑफ अप्रोच क्या थी? स्पीड ऑफ अप्रोच हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं स्पीड ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला आपको बताऊं तो क्या था बेटा? यू यू सॉरी एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था. तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्पीड ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? यू यू वी वी.
माइनस माइनस, और हम लोगों ने इस तरह का पढ़ा था 1 to 2 1। सही बेटा। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 है। तो u1 तो हमारे पास u थी, और u2 क्या था, 0, यानी स्पीड ऑफ अप्रोच u है। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन भी क्या आनी चाहिए, u। ऑप्शन ए के मुताबिक हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोच तो u है, स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या बोल रहे हैं, फेयर एक्स रिबाउंड विद अ स्पीड दैट इज ग्रेटर देन u। लेट्स से 1.2 u से जो है क्या कहते हैं हमारे पास स्फीयर एक्स रिबाउंड हुआ है। सही है। एंड स्फीयर वाई मूव विद स्पीड लेस देन यू। सही है। तो लेट से ये आ रहा है हमारे पास 0.7 u। तो क्या बराबर होंगे दोनों, 0.7 माइनस 1.2, नो इट वोंट। सही है। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.7, मैंने फर्जी वैल्यू ली है ये सिर्फ समझाने के लिए। 0.7 u माइनस 1.2 u विल बी 0.5 u, वो भी माइनस में। तो बेटा ये तो नहीं फुलफिल हो रहा। सही है। सो बी को देखते हैं बेटा, स्फीयर बी रिबाउंड विद अ स्पीड लेस देन यू। ओके, स्फीयर एक्स लेस देन यू रिबाउंड हुआ है, यानी लेट्स से 0.7 u। सही है। और स्फीयर वाई मूव्स विद अ स्पीड दैट इज आल्सो लेस देन यू। ओके। अच्छा, रिबाउंड हो रहा है, 1 मिनट रुकना, रिबाउंड हो रहा है ना, यानी स्फीयर एक्स अगर रिबाउंड हो रहा है तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो -v2 v1 होगी। सही बेटा, -v1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। यानी अब तो वाकई ये नहीं आएगा, पहले तो फिर भी चांसेस थे, अब तो वाकई नहीं आएगा, रिबाउंडिंग की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल मिला के 1.9, ये सब फर्जी वैल्यू है। सही है। तो माइनस इसका आ गया, और एक माइनस आएगा फॉर्मूला का। सही है। दूसरा क्या बोला, स्फीयर बाय मूव विद स्पीड दैट इज ऑल्सो लेस देन यू। तो लेट से ये आ जाते हैं हमारे पास 0.7 ही ले लो इसको, सिर्फ फर्जी वैल्यू होते हैं, फिर बता रहा हूँ मैं। सही बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.7 करीब आ रहा है यू के, 1.4 u बन रहा है, दिस कैन बी। वैसे तो इक्वल वैल्यूज में आएगा, अगर ये 0.7 u आ रहा है तो वो 0.3 आएगा, तो u के बराबर ही हो जाएगा। सही है बेटा। नाउ आगे बढ़ो, स्फीयर एक्स रिबाउंड विद स्पीड u, वाई रिमेन स्टेशनरी। ओके। नहीं बेटा देखो, रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच यू थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बोल रहे हैं, एक्स ने रिबाउंड कर लिया और यू स्टेशनरी रहा, तो यू इज नॉट इक्वल्स टू -u। सही है बेटा, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फाइनली हमारे पास स्फीयर एक्स रमेन्स स्टेशनरी, स्फीयर एक्स रुक जाएगा, स्फीयर वाई मूव्स ऑफ द स्पीड यू। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, स्फीयर एक्स के मुकाबले में वाई का मास बहुत ज्यादा है। कभी सुना है, अल्लाह ना करे, एक बाइक ट्रक से आके टकराती है, ट्रक रुका हुआ था, बाइक रुक जाती है, ट्रक आगे मूव करना शुरू कर देता है, दैट्स फनी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सही है बेटा, तो डी आंसर नहीं होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो ये सवाल दोबारा जैसे। हाँ जी बेटा। तो ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। कौन सा वाला ऑप्शन बेटा। तो ये 12। हाँ जी, ऑप्शन बताएं, 4 तो ऑप्शन, यही चारों को अलग बी अलग वाला हम लोगों प्लीज। ने डिस्कस किया है। बी। बी, बी में मैं आपको बता रहा हूं ये कि एक्स रिबाउंड हो रहा है विद स्पीड दैट इज लेस देन यू। तो बेटा स्पीड थी यू, लेस देन यू मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू कंसीडर की, लेट से 0.7 टाइम्स यू से ये रिबाउंड हो गया है। सही है बेटा। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो बेटा जो बची कुची स्पीड है ना वो दूसरे क्या कहते हैं मैथ के पास जाएगी, लेट से 0.3 u दूसरे मैथ के पास जाएगी, वाई के पास। सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.3 एंड 0.7 क्या बन जाएगा बेटा, यानी इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन यहाँ फुलफिल होती दिखाई दे रही है। सही बेटा। अहमद कह रहे हैं पार्ट सी में रिबाउंड लिखा हुआ है, सब रिबाउंड लिखा हुआ तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, पार्ट सी में। पार्ट सी में रिबाउंड लिखा हुआ है, एक्स रिबाउंड्स विद स्पीड यू, वाई रिमेन्स स्टेशनरी। अच्छा जी,
हाँ ये प्लस में होगा। सही है। मतलब कंसेप्चुअली तो जवाब आ रहा है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है बेटा, ऐसा कंडीशन तब होता है जब आपका स्फीयर बे इंतहा बड़ा है। सही है। जैसे मैंने आपको ट्रक और बाइक की एग्जांपल दी। सही है। तो इसमें मैंने क्या एग्जांपल दी बेटा, अगर ये हमारे पास बाइक है और ये हमारे पास ट्रक है, बहुत बड़ा है स्फीयर वाई स्फीयर एक्स के मुकाबले में, तब ऐसा होगा अहमद कि हमारे पास वाई अपनी जगह पे रुका रहेगा और स्फीयर रिबाउंड कर जाएगा। ठीक है। हमसे क्या बोला है, बस मैस ऑफ स्फीयर वाई इज ग्रेटर देन मैस ऑफ एक्स। मे बी पॉसिबल सिर्फ 100 ग्राम का डिफरेंस हो दोनों में। ये हमें बात क्लियर नहीं की। सही है। ये कंडीशन जो है ना, ये सिर्फ तब वैलिड होगी व्हेन मैस ऑफ एक्स इज मच 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 स्मॉलर देन मास ऑफ वाई, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन ऐसी हमें कोई कंडीशन नहीं दी है। सही बेटा। सर ये ऑप्शन ए में भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो हम उसको नहीं कंसीडर कर सकते यू इज इक्वल टू यू? बेटा अगर हम मैथ माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है ना, तो यू इक्वल्स टू 0.7 प्लस 1.2 1.9 यू हो रहा है, दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा जी, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, किसी ने पूछा व्हाई नॉट डी। बेटा डी में वही वाली बात, डी में एक्स स्टेशनरी आके टकरा के रुक जाएगा और वाई जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगी। तो बेटा मैंने एग्जांपल दी था, मैथ एक्स छोटा है वाई के मुकाबले में। सही है। तो बेटा अगर वाई के मुकाबले में एक्स छोटा है, तो एक्स आके नहीं रुक सकता, एक्स अपना सारा का सारा मोमेंटम वाई को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सही है। तो दैट इज नॉट वैलिड। सही है। मतलब अगर मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दिखाऊं, तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू थी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गई है, मूव स्पीड लेस देन यू, लेट्स से ये 0.3 यू है और ये 0 है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सही है। ये भी मैथमेटिकली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। सही बेटा। इट ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस इजंट इट। मतलब कहाँ पर बेटा, ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जीरो के साथ तो माइनस प्लस लगाओ, डजेंट मैटर। अच्छा जी सर, इक्वल मैथ्स होता तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती, ये सहमत रहा था, इक्वल मैथ्स होता तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती, जो रुका हुआ होता वो मूव करना शुरू कर जाता आफ्टर कोलिजन, जो मूव हो रहा होता वो रुक जाता। सही है मतलब। चलो आगे बढ़ो। द बॉल ऑफ mass 0.1 kg is thrown toward the stationary vertical ball bat, sorry. The ball hits the bat with a horizontal velocity of 20 meter per second. The ball rebound bat and leaves the bat the horizontal velocity of 15 meter per second. Okay. बेटा जाने वाली वेलोसिटी अगर मैं प्लस ले रहा हूं, तो वापस आने वाली वेलोसिटी मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। सही है बेटा। चेंज इन मोमेंटम मांग रहा है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यानी मास है 0.1, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 20 माइनस माइनस 15, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 20 प्लस 15, यानी हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा, यानी 3.5 होगा। सही बेटा। तो 13D इज आर करेक्ट आंसर। Isolated object of negligible weight acted upon by two coplanar forces of same magnitude. कौन सी डायग्राम इक्विलिब्रियम में है बेटा, ए। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ए। ठीक है बेटा, ये फोर्सेस एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो यहां पे प्रिंसिपल फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो वैलिड हो ही रही है, साथ में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी वैलिड हो रही है। सही बेटा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 हो रहा है, वो तो ऑप्शन बी में भी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि ये करवाएगा हमारे पास कैसा मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही है बेटा। यहां पे दोनों फोर्सेस एक तरफ हैं,
तो बेटा यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एंड यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्टेंट निकलेगा इन दोनों फोर्स का, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जीरो नहीं होगी। दैट इज हाउ ए ही हमें इक्विलिब्रियम को डिक्टेट कर रहा है। A uniform beam PQ rests on a support at point S. Rope is attached on the beam. The rope is at an angle of 60 degrees to the vertical and exerts force F. What is the moment in Newton meter of force F? बेटा पहले तो एक काम करो, इस फोर्स F को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करो। नाउ जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, सही है। तो बेटा मेरे पास फोर्स है एफ कॉस 60 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, 4 से लेके पिवट तक का फासला, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास 25 माइनस 0.3 यानी 2.2 मीटर। तो मोमेंट क्या होगा, एफ इंटू डी, यानी एफ कॉस 60 मल्टीप्लाई बाय 2.2। आंसर आ रहा है बेटा 1.1, तो 1.1 टाइम्स एफ, ए आंसर। ठीक है बेटा। क्लियर। आगे बढ़े। सही है बेटा। ओके, द डायग्राम शोज टू डायमेंशंस। ओके, डायग्राम शो कर रहा है दो डायमेंशन इलास्टिक कॉर्ड की, एंड यूज एज अ टू प्रोजेक्ट एज टूल। सही है, मतलब ये जो वो होता है ना स्लिंग शॉट जैसा, वैसा स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ है। सही है बेटा। सो क्या कह रहे हैं, टेंशन इन द कॉर्ड इज टी, द कॉर्ड इज पुल्ड टू द शेप shown, which forces does elastic cord exert on the stone? क्या फोर्स इलास्टिक कॉर्ड स्टोन के ऊपर अप्लाई करेगी। अच्छा जी, तो बेटा मुझे सबसे पहले तो एक काम ये देखना होगा कि पहले एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स बोला है ना। तो देखो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, ये ऊपर वाला हिस्सा बस मैं देख रहा हूँ जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला। सही है बेटा। तो ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और जहां से एंगल बन रहा है बेस वो पता है। तो कौन सा फंक्शन लगेगा बेटा, कॉस, यानी थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बेस है 6, हाइपोटेन्यूज है 10। सही है, यानी क्या आंसर आएगा देखते हैं बेटा, कॉस इनवर्स। सर जी बेटा। मैं ये वाली लेंथ गिवन है ना, ये 8 होगी ना, हाफ इसकी 16 की। हाँ इससे भी कर सकते हो, साइन थीटा भी लगा सकते हो। तो ये आ रहा है बेटा 53.1। सही है बेटा, यानी आपको ये एंगल मिल गया 53.1। सही है बेटा। नाउ अगर मैं इस टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करूं अब, तो एक कंपोनेंट है हमारे पास ये, एक कंपोनेंट है हमारे पास ये। तो जहां से एंगल बनता है वो कॉस का फंक्शन होता है, यानी ये वाली फोर्स क्या है बेटा हमारे पास, टी कॉस 53.1। सही बेटा। अब यही सेम काम नीचे वाला ट्रायंगल भी कर रहा है, और नीचे वाले ट्रायंगल का भी कॉस का फंक्शन सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। सही है, तो इसकी फोर्स भी क्या होगी बेटा, इसकी फोर्स भी क्या होगी, टी कॉस 53.1, यानी ट्वाइस ऑफ टी कॉस 53.1 का मैग्नीट्यूड बन रहा है फोर्स का। सही बेटा। तो फोर्स हमारे पास जो आ रही है वो 2t कॉस 53.1 आ रही है। सही है बेटा, पहले निकालो कॉस 53.1, इसको फिर मल्टीप्लाई करो 2 से।
सही है। तो आंसर आ रहा है बेटा 1.2 टी। सही है। अब जरा ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। 3/5 क्या बनेगा? 0.6। 6/5 क्या बनेगा? 6/5 हमारे पास आ रहा है 1.2। ये ऑप्शन आंसर है हमारा। सही बेटा। तो दैट इज हाउ हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि पहले दोनों लेंस की मदद से एंगल निकाला, एंगल से जो टेंशन है उसका कंपोनेंट निकाला, दोनों ट्रायंगल के कंपोनेंट्स की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दिया, 2t cos 53.1 हो गया। एंड जो फाइनल आंसर है वो बी आ रहा है। सही बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। सर वैसे इस जो एरो की डायरेक्शन है तो शो करी कि स्टोन मतलब आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हम ऐसे ये कंसीडर नहीं करेंगे ना उसको। क्या मतलब कंसीडर नहीं करेंगे? जो जो डायरेक्शन टेंशन की है ना उसी के साथ ब्रेक होंगे ना बेटा ये। आप क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल। सर मैं कह रही थी जब हमने कंपोनेंट्स में तोड़ा तो मतलब हमारा जो स्टोन पे डायरेक्शन लग रही है और हॉरिजॉन्टल पे वो राइट साइड पे लग रही है ना, तो हमें जी बेटा। निकालनी थी कि स्टोन पर क्या फोर्स लग रही है। हाँ राइट साइड पे लग रही है। एक ऊपर वाला ट्रायंगल फोर्स लगा रहा है T cos 51, और एक नीचे वाला ट्रायंगल फोर्स लगा रहा है T cos 51, तो टोटल हो गया 2T cos 51 राइट की तरफ। ओके। सो आगे बढ़ो बेटा। अब हमारे पास है बॉक्स ऑफ वेट 40 न्यूटन pushed on a horizontal floor 20 Newton on a level ground, okay, of a distance of 2.4 meter. The box is then lifted at a constant velocity at a height of 1.6 meter. What is the total work done on the box by two forces? Okay. बेटा मैं आपको डायग्राम बना के कहानी समझाता हूँ। ये हमारा ब्लॉक है। सही है बेटा। इस ब्लॉक को पहले यहां से मूव करके यहाँ पे लाया गया है। सही है। और इस डिस्टेंस का बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2.4 मीटर। सही है। और इस दौरान ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही थी बेटा? 20 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। फिर इस ब्लॉक को उठाकर ऊपर लेके जाया गया है, और इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं कितना बेटा? 1.6। और इस दौरान जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स है वो वेट ऑफ द ब्लॉक है 40 न्यूटन। तो हमारे पास दो काम होगा। पहला काम क्या हुआ बेटा? हम यहाँ का वर्क निकालेंगे, F × D, 20 × 2.4, 48। और अब यहाँ का 40 × 1.6, 64। यानी टोटल कितना हो गया? 64 + 48, 110। ठीक है बेटा। टोटल वर्क डन हम लोगों ने इस तरह फाइंड आउट कर लिया। विच स्टेटमेंट अबाउट एफिशिएंसी इज करेक्ट? एफिशिएंसी, पहला ही ऑप्शन सही है। इसका रेशियो नहीं होता बिकॉज इट्स अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। सही है। अ प्लेन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए। सही है भाई। प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड है ए, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एरिया एस, so that it is perpendicular to the direction of the wave travel. Energy per unit time of the surface is E. ओके, एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी पावर को हमने ई बोला हुआ है। सर भी कैलकुलेट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्क डन। हाँ बेटा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया है ना। अली, ये हॉरिजॉन्टल वर्क डन है, ये वर्टिकल वर्क डन है, एंड दोनों को कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। सही बेटा, दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सही है अली। चलो। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इंक्रीज टू 2a। एम्पलीट्यूड 2a कर दिया, एंड द सरफेस एरिया इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, सीम्स लाइक टेक्निकल बट कोशिश करते हैं आसानी से करें। हाउ मच एनर्जी पर यूनिट टाइम? अच्छा एक बात देखो, इसने एनर्जी पर यूनिट टाइम को ई कहा हुआ है। सही है।
एनर्जी पर यूनिट टाइम को इसने क्या कहा हुआ है, ई, यानी पावर को ई कहा हुआ है। चलो देखते हैं बेटा, पहले एक काम करो, आप निकालो इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसने पावर को क्या कहा हुआ है सवाल में, ई कहा हुआ है। सही है, तो मैंने इंटेंसिटी को बोला ई अपॉन ए। सही है बेटा। दूसरा, इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो वेव्स में पढ़ा था हम लोगों ने, के ए स्क्वायर। सही है। एंड एरिया को इसने क्या बोला हुआ है, एस। ये देखो, तो मैंने ए की जगह क्या लगा दिया बेटा, एस। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, ये चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है आगे, ठीक है, वी नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पावर को उसने ई बोला हुआ है सवाल में, इस एरिया में, इस जगह में। मैं काम करता हूँ, इसे अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ सो दैट आसानी रहे। इसको मैं कर रहा हूँ लेट से ऑरेंज कलर से, और इसको भी मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ताकि रिलेटेबल रहे। एंड जो एरिया है उसको उसने एस बोला हुआ है, तो एरिया को एस बोला हुआ है एंड पावर को ई बोला हुआ है। सही बेटा। चलो, सो बेटा इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर इज द एरिया, तो एस स्क्वायर हो गया क्योंकि एरिया को एस बोला हुआ है एंड पावर को ई बोला हुआ है। सही है बेटा। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, के। तो ई किसके बराबर, के किसके बराबर हो जाएगा, ए एस स्क्वायर। हियर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड एस इज द एरिया। सही है बेटा। अब दोनों सिचुएशन का के बराबर होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो पहले की एनर्जी है, पावर है ई, पहले का एम्पलीट्यूड है ए, और पहले का जो एरिया है वो ए एस है। बात की एनर्जी ई डैश बोल दी मैंने, बात का एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, 2a, एंड बात का एरिया क्या है बेटा, 1/2s यानी 0.5s। सही बेटा। क्या होगा, ए से ए कटेगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कटेगा। बल्कि एक मिनट रुको, भैया तो जरा एक और हमारा स्टेप जाएगा यहाँ पे, ये अभी नहीं काटते। 0.5 का स्क्वायर 0.25 एंड एस स्क्वायर ऐसे होगा। तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, अरे एक मिनट रुको, एक छोटा सा यहाँ पे है ना कंफ्यूजन हो गई। दैट इज एम्पलीट्यूड और दैट इज एरिया, तो हमने वैल्यूज उल्टी लिख दी हैं। ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड और ये है एरिया। अब सही है, मादरत। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर ने एरिया को एस क्यू बोला है क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कैपिटल ए से होता है, एरिया भी कैपिटल ए से होता है, तो ये वाला पार्ट वापस करना पड़ेगा बेटा हमें, बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ सिंबल्स। चल, ई अपॉन ए स्क्वायर एस बराबर हो जाएगा, नया ई, ई डैश बोल दिया, नया एम्पलीट्यूड है 2a और नया एरिया है 0.5s। तो बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, एस से एस कटेगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ई डैश बराबर हो जाएगा ई, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 × 0.5 इज 1 आई गेस।
एक मिनट एक मिनट, स्क्वायर का फैक्टर नहीं लगाया। अब ठीक है। तो ई अपॉन ए स्क्वायर एस बराबर हो गया ई डैश अपॉन 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 एस। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, एस से एस कटेगा, यानी अब हमारे पास ई डैश और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 4 × 0.5 इज 2। तो ई डैश नई इनर जो पावर है वो किसके बराबर आ रही है, पुरानी पावर का डबल। ऑप्शन बी सही बेटा। तो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। हाँ यार, इन्होंने जो सिंबल्स चेंज किए हैं ना, दैट क्रिएटेड कंफ्यूजन। एग्जामिनर का एक ही कहना है, इफ आई चूज यू लूज। एग्जामिनर चाहता है कि आप की हार देखे हो, तो हमें सवाल को तरीके से पढ़ना है, तो हार नहीं देख पाएगा एग्जामिनर हमारी। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। स्टील बॉल इज फॉलिंग एट कांस्टेंट स्पीड। ओके बेटा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। सही है। यानी देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दिखाई हुई है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दिखाई हुई है। सही है। एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। सही बेटा, आगे बढ़ो। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, बॉल फॉल कर रही है, यानी हाइट ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh। सही बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास mgh, दैट मींस हमारे पास फॉल होने के दौरान हाइट कम हो रही है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। सही बेटा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग डिक्रीज्ड। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सही है। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि एच के साथ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो बी। व्हाई नॉट ए अली, ए के बारे में मैं सोचता अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना होती। सही है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जीपी में। तो सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म हाइट डिक्रीज करके। सर के ई कांस्टेंट क्यों होगी अगर जीपी चेंज नहीं हो रही, बेटा के ई कांस्टेंट इसलिए होगी हुजैफा, क्योंकि उसने स्पीड को कांस्टेंट बोल दिया। सही है हुजैफा। तो जो गिवन है उसके मुताबिक मैंने डिक्लेयर किया है ना, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। चला, फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन applied to the string. The length of the spring is 90 millimeter. Okay. Force of 1.3 Newton applied to the same spring. The length is 115 millimeter. Okay. तो बेटा, फोर्स 1.3 न्यूटन और 0.8 न्यूटन के दरमियान कितना डिफरेंस है, 0.5 न्यूटन। एंड लेंथ 1115 मीटर और लेंथ 90 मीटर मिलीमीटर के दरमियान कितना डिफरेंस है बेटा, 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर। इसका मतलब मुझे पता चला 0.5 मिलीमीटर की फोर्स, 0.5 न्यूटन की फोर्स 25 मिलीमीटर की एक्सटेंशन क्रिएट कर रही है। सही बेटा। तो दिस इज आर फोर्स एंड दिस इज आर एक्सटेंशन। क्या मांग रहे हैं बेटा, स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। एफ 0.5 और एक्स क्या है, 25 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो। 20।
21D। सर इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाई 90। नहीं, क्योंकि बेटा 90 इज नॉट एक्सटेंशन, इट्स लेंथ, जिसमें ओरिजिनल लेंथ भी इंक्लूडेड है। हुक्स लॉ तो एक्सटेंशन और लोड की बात करता है ना। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। An experiment is carried out using metal wire to investigate how it responds to varying tensile force. The cross-sectional area of the wire is constant. Which graph gradient of the graph equal to Young modulus? भाई Young modulus क्या होता है? Stress over strain। सही है, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन सी आंसर है। सही बेटा, यंग मॉड्यूलस इज द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। A wire for a Hooke's law is obeyed for a tension F and extension X. Young modulus is E. Which expression represents elastic potential energy? बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या दो फॉर्मूला पढ़े थे? E इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर E इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला तो मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है। सही है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के हम लोगों के ये दो फॉर्मूला थे जिनमें से एक हमें साफ अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इन 21 स्प्रिंग कांस्टेंट वाज 20। जी बेटा, ये रहा स्प्रिंग कांस्टेंट 21 में 20। सही है था। ओके, अब पोलराइज्ड वेव हैज एम्पलीट्यूड ए। द वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द पोलराइजिंग फिल्टर। बेटा पोलराइजेशन में हम लोग मेलस लॉ इस्तेमाल करते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बेटा, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज एन एंगल थीटा टू द प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन। What is the amplitude of the wave that emerges from the filter? यानी ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड क्या है? तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी के ए स्क्वायर हो जाएगी और ट्रांसमिटेड इंसिडेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? के ए नॉट स्क्वायर। या इसको क्या बोला है? पोलराइज वेव का एम्पलीट्यूड ए है तो इसे ए ही कह दो, और जो ट्रांसमिटेड है इसे ए टी कह दो। सही बेटा, ए से के काटो एंड बचा क्या? ए टी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाओ, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा। ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड हो रहा है ए कॉस थीटा, यानी ए। सही है बेटा, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस असद। बेटा मेलस लॉ लगाया असद, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आई क्या होगा? के ए स्क्वायर। ये क्या है बेटा? ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? के टाइम्स ए टी स्क्वायर, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एंड आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा? कि ए स्क्वायर, क्योंकि उसने इंसिडेंट एम्पलीट्यूड को ए कहा है। सही है, के से के काटा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाया। ठीक है सर। 24, an electromagnetic wave is traveling through vacuum. What is the speed of electromagnetic wave in vacuum? 3 exponent 8 ms minus 1। सही है बेटा, what could be the wavelength and the period? अच्छा जी, पढ़ा है आपने v equals to f lambda, but I can write this equation as 1 over t lambda, यानी lambda upon 2। सही है, तो स्पीड बराबर होती है लैम्डा अपॉन टी। सही है, अब मैं सारे ऑप्शंस को वेवलेंथ और पीरियड को डिवाइड करके देखता हूं किसका आंसर 3 एक्सपोनेंट 8 आ रहा है। सही है बेटा, चलो वेवलेंथ हमारे पास है 1.2 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2.5 मेगा सेकेंड। 1.2 एक्स पर माइनस 10 डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 6। वैसे ये नहीं आएगा, 4.8। सर उसका अलग से टेरामीटर बताएं।
बेटा क्या बोल रहे हो, पीछे से बहुत शोर की आवाज आ रही है। अच्छा टेरा भी तो है, एक मिनट रुको। टेरा भी है। टेरा हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 12। सही है। तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाई 2.5 एक्सपोनेंट 6। बेटा ये आ रहा है। ये आ रहा है बेटा हमारे पास 448 × 10 की पावर -6। -6। 48 एक्स में -6 सही है। ये तो आंसर नहीं है, हमें 3 एक्सपोनेंट 8 चाहिए। ओके। हाँ मैंने दे समझ लिया था, दुआ टेरा भी है। ना 1.2 पिको एक्सपोनेंट -12 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 11, और गीगा भी है एक्सपोनेंट 9। तो ये हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट 12 डिवाइड बाय 2.5 एक्सपोनेंट 11, और 9 20 हो जाएंगे। बेटा ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। 4.8 × 10 की पावर -33। सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 1.2 × 10 की पावर 12, एंड साथ में हमारे पास पिको है -12 डिवाइडेड बाय 4 × 10 की पावर -10, साथ में नैनो है -9। तो 1.2 10 की पावर 12 प्लस 12, 10 की पावर 2 है सॉरी। 10 की पावर 2 और 12 10 की पावर 10 बनेंगे। 1.2 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय 4 एक्स पर -19। बेटा ये हमारे पास -10 और नैनो, ये हो जाएंगे हमारे पास -19 हो जाएंगे, राइट। एंड टेरा हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट 2, एंड पिको हो गया एक्सपोनेंट 12 -10 -9, एंड नैनो हो गया -19। सही है। आंसर इसका भी बड़ा आ रहा है। लेट्स सी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। टेरा 12 होता है बेटा, दुआ 9 नहीं होता, गीगा 9 होता है। सही है। 1.2 एक्सपोनेंट 10 डिवाइड बाय 4 एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट 28 आ रहा है। 28 तो नहीं बन रहा। आंसर सी है। ओके। व्हाट कुड बी द वेवलेंथ एंड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग, ये कर रही है। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ की जगह 1/t, लैम्डा/t, डिवाइड बाई टी हो रहा है। सर मेरा अच्छा तो 300 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है, सी वाले का एक्सपोनेंट ना। 6 आ रहा है। तो उसको उधर हाँ जगह यार लाएंगे हमारे तो पास क्या एक्सपोनेंट बदतमीजी 80। हो रही है, एक मिनट रुको। आपने फ्रैक्शन में डाले? नहीं फ्रैक्शन में भी डाला है, वैसे भी डाला है। कैलकुलेटर कुछ मस्ती कर रहा है। इस कैलकुलेशन में आपके पास 300 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है। यस सर, सी वाले का। पी वाले का। अच्छा भाई देखते हैं। 1.2 एक्सपोनेंट 2।
लेट मी सी अनदर कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर शायद मसला कर रहा है। हम्म। सो क्या बोला बेटा, 1.2 एक्सपोनेंट 2 और एक्सपोनेंट 12 -10 हो जाएगा एक्सपोनेंट, डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -10 -9 -19 हो जाएगा। हाँ इसमें तो सही आ गया, फौरन सही आ गया, ये तो कैलकुलेटर मस्ती कर रहा है। चलो 300 एक्सपोनेंट 6 या 3 एक्सपोनेंट 8 बात एक ही है, यानी ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। सही बेटा। कैलकुलेटर को गर्मी चढ़ गई थी। सर कैलकुलेटर रेस्ट कर दे। इसको रेस्ट नहीं, इसको रिटायर कर दिया मैंने। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इन अ वैक्यूम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सही है। क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑफलाइन दिस, बेटा पहले तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको लाइंस की सूरत में वैल्यू गिवन हो तो उसे डी बनाएं पहले। कैसे बेटा, डी इक्वल टू 1/4 × 10⁻⁴ लाइंस पर मीटर है। तो अब क्या होगा बेटा, यूनिट मीटर ओवर लाइन आ जाएगा, डी का यूनिट हमेशा लेंथ ओवर लाइंस में होता है। सही है बेटा। तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर देखते हैं भाई, 1/4 एक्सपोनेंट 5। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 2.5 x⁻⁶। सही है, डी मिल गया आपको। और ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से पहले वेवलेंथ निकालो, लैम्डा इक्वल टू v/f। लाइट की स्पीड हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6.7 × 10⁻14। सही है, यानी 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 6.7 एक्सपोनेंट 14, 447.76 इंटू 10⁻−9 मीटर। -9 आया था ना। यस, सही बेटा। तो वेवलेंथ मिल गया, डी मिल गया। और डी फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, इन्होंने जगह भी नहीं दी हुई, अजीब से लोग हैं। डी फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता था बेटा हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा ओवर एन। सही है। क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। ओके, तो एंगल मांग रहे हैं, पहले बेटा पहले मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना रहा हूँ, साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, एन लैम्डा अपॉन डी। सही है, यानी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन डी। सही है। अब ये काम डी कैसे निकाला अली, जो हमें 4 एक्सपोनेंट 5 लाइंस पर मीटर दिया हुआ है ना, डी का यूनिट हमेशा लेंथ अपॉन लाइंस होता है, यानी मीटर अपॉन लाइन होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल किया, ये लाइंस अपॉन मीटर था। सही है अली अहमद। नाउ पहले n इक्वल्स टू 2 के लिए करो। सही है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स लैम्डा, हमारे पास कितना है बेटा, 447.76 एक्सपोनेंट -9। ठीक है, n कितना है हमारे पास, 2, डिवाइडेड बाय, ये क्या है बेटा हमारे पास, 2.5 × 10⁻⁶। सही है। सो 20.99। 20.9, चलो 20.9। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे किसके लिए बेटा, बहुत कम जगह दी हुई है इसके लिए, तो नीचे लिख लेता हूँ, n इक्वल्स टू 3। सही है, यही चीज लेके चलेंगे, साइन इनवर्स, बस 2 के बजाय क्या आ जाएगा हमारे पास, 3।32.5। 2.50।
32.5। ओके, ओके बेटा, तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, तो दोनों के दरमियान कितना एंगल आ रहा है, ये 32.5 आ रहा है और ये 21 आ रहा है ऑलमोस्ट, तो क्या हो जाएगा, 32.5 माइनस 21, 11.51 आ रहा है। 11.5 which is in two significant figures 12, ये आंसर है। सही है बेटा, तो बहुत लंबी चौड़ी इसकी वर्किंग थी। क्वेश्चन 26 कंप्लीट हुआ। एग्जामिनर को वर्किंग के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पे देनी चाहिए थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सायरन इज मूविंग, सायरन ऑफ अ मूविंग पुलिस कार emits a sound of frequency 440, स्टेशनरी ऑब्जर्वर हेयर्स 494। बेटा जितनी फ्रीक्वेंसी एमिट की गई है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, इसका मतलब द सोर्स इज मूविंग करीब 4। टूवर्ड्स। जी बेटा, जी मैं कह रही थी करीब 4। जी करीब जा रहा है, सही है। एंड स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। एंड क्या बोला है, स्पीड, तो बेटा जब करीब जाता है तो क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस, वेयर वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स, और हमें आई गेस स्पीड ऑफ सोर्स ही निकालनी है। सही है, तो एफ डैश हमारे पास क्या है, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है बेटा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, डिवाइड करवा दिया 340 अपॉन 340 माइनस वी एस, तो बेटा 494 डिवाइड बाय 440, 1.12, 340 माइनस वी एस ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, देन क्या हो रहा है बेटा, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 340, ये आ रहा है 380.8 माइनस 1.12 वी एस इक्वल टू 340, तो बेटा 380.8 माइनस 340 बराबर हो जाएगा 1.12 वी एस, यानी ये हो जाएगा 40.8 डिवाइड बाय 1.12 वी एस, बेटा 36.42, यानी करीब आंसर कौन सा है बेटा, 37। सही है, तो ए आंसर, सॉरी बी आंसर है, 37 बी। ठीक है, ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई। ओके, द डायग्राम शोज द शेप ऑफ the shape at one instant in time of the part of the stretched string as the wave travels along it from left to right. Okay, so मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली आई टुक माय डीएचए स्टूडेंट्स टू द पिकनिक, सो वहां पर जो है ना हमने एक ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। ये जरा डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होती है दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, दैट विल हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, कहाँ गया ये, सो इफ आई जस्ट स्विच दिस ऑन, ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग के ऊपर हम वेव जनरेट कर रहे हैं, तो वेव क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। सही है, तो ये वाला सवाल कुछ इसी तरीके से हमें कनेक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग के ऊपर वेव बनाइए एंड स्ट्रिंग कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट। सही है, तो अगर मैं आपको अपनी ही डायग्राम वाली वेव, अपनी वीडियो वाली वेव को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई करके दिखाऊं तो वो कैसा होगा, देखें बेटा, ये वेव आगे बढ़ेगी। सही है, और जब ये वेव आगे बढ़ेगी
तो जरा देखें हमारे पास सिनेरियो क्या हुआ है। लेट्स से जब ये वेव आगे बढ़ रही है, तो इसको इतना कंटिन्यू कर देता हूं यहां तक। सही है। तो पॉइंट 1 वाला पार्ट जो है वो देखो नीचे चला गया। पॉइंट 2 वाला पार्ट किधर चला गया बेटा? एक्चुअल वैल्यू से ऊपर चला गया। एंड पॉइंट 3 वाला पार्ट नीचे चला गया। सही है। तो प्रोग्रेसिव वेव के हिसाब से मैंने वेव को आगे बढ़ाया। ठीक है बेटा। प्रोग्रेसिव वेव के हिसाब से जब मैंने वेव को आगे बढ़ाया, तो ये हमारे पास सिनेरियोज आ रहे हैं। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 1 2 3? तो 1 नीचे गया है, 2 ऊपर गया है, एंड 3 नीचे गया है। डी आंसर है बेटा। सही है बेटा। क्या कह रहे हैं सर, ये वेव कैसे बनाई? बेटा वेव मैंने बस इस वेव को लेफ्ट से राइट हल्का सा आगे मूव करवा दिया दुआ। तो पॉइंट 1 वाले पार्ट का जो पॉइंट है वो नीचे चला गया, 2 वाले पार्ट का पॉइंट ऊपर चला गया, एंड 3 वाले पार्ट का पॉइंट नीचे चला गया। सही बेटा। बस हमने क्या किया है, मैंने इसकी शेप को रेप्लिकेट करके बस जरा सा आगे बना दिया लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है दुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 19। वेव कैन नॉट बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं हो सकती? पोलराइज्ड। पोलराइजेशन हमारे पास ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टी है। P1 में जी बेटा, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं तो समझाने के साथ आपको करवा रहा हूँ, दैट इज वाई टाइम टेकिंग है थोड़ा। Microwaves are emitted from two sources at point X and Y. Okay. The two waves meet at point Z. The waves emitted from point Z at X and Y are coherent. बेटा coherent क्या होता है बेटा? Same phase difference throughout. स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई, एक मिनट। ठीक है। तो कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फेज डिफरेंस थ्रू आउट। सही है बेटा। What is the direct consequence of the two waves being coherent? There's a constant non-zero phase difference. There's a constant non-zero phase difference in frequencies of the two waves at z. Okay. तो हमारे पास there's a constant phase difference between the two waves at z. ये वाली बात से फुलफिल हो रही है क्योंकि z पे दोनों वेव्स आके इंटरफेयर कर रही हैं ना। इन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इन, अच्छा अच्छा, ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कांस्टेंट नॉन जीरो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हमने तो फेज डिफरेंस के मुताबिक बात करनी है। डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड रॉन्ग। जैसे कांस्टेंट डिफरेंस इन पाथ, नहीं बेटा। तो आंसर हमारे पास क्या है? कोहेरेंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय पॉइंट बी ओनली। सही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर होता है ओम में, ए होता है मीटर स्क्वायर में, लेंथ होता है मीटर में। तो मीटर से मीटर कटा, यानी क्या हो जाएगा बेटा? ओम मीटर। सही है। डी आंसर है। Kettle is connected to 250-volt main supply. What are the possible value of power and current? बेटा पावर होती है करंट टू वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? पावर अपॉन करंट। पावर को करंट से डिवाइड करो, देखो 250 कौन दे रहा है? दिस डिवाइड बाय दिस, 500 डिवाइड बाय 0.5, 1000 आ रहा है। रॉन्ग। 500 डिवाइड बाय 5, 100 आ रहा है।
रॉन्ग। 2500.1, 2500 आ रहा है, रॉन्ग। एंड 2500 डिवाइड बाई 10, 250 आ रहा है। तो 250 वोल्ट हमें डी दे रहा है। सही है, आगे बढ़ो। Which circuit results in output voltage increasing with increasing temperature? ओके, टेम्परेचर का ताल्लुक किससे होता है बेटा हमारे पास? थर्मिस्टर से। सही है। तो थर्मिस्टर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, डी आंसर नहीं हो सकता। सही बेटा। अब जरा ऑप्शंस को खंगालते हैं हम। सही बेटा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? कम। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होती है कम। सही है। तो थर्मिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा? कम। ओके, ये बात देखते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है। सब जगह लगा के देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे। चलो, आउटपुट वोल्टेज तो पूरा ही आ रहा है, तो ये आउटपुट वोल्टेज तो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तो बैटरी के साथ पैरेलल है पूरा, बैटरी का वोल्टेज थोड़ी चेंज होगा। तो ए नहीं है। सही है। यहाँ पे जरा देखो क्या सिनेरियो है। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कम हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज तो कम हो रहा है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज तो हम चाहते हैं बढ़े। सही है, बी भी नहीं हो सकता। बस ऐसे ही ठीक बता देता हूँ किस तरह। बेटा जब इसका वोल्टेज कम होगा तो बैटरी का कम वोल्टेज अपेयर होगा किधर? नीचे। तो बैटरी का ज्यादा वोल्टेज किधर अपेयर होगा? ऊपर। तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। सही है बेटा। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बन रहा है बेटा? 33 का सी। कूल। आप ये वाला एक दफा वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। जी मेरा बच्चा, कर देते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले तो मैंने डी को एक्सक्लूड किया क्योंकि डी में थर्मिस्टर ही नहीं है। फिर मैंने बताया थर्मिस्टर की ये थ्योरी है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज भी कम होता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, वोल्टेज भी कम हो रहा है। लेकिन इसने आउटपुट वोल्टेज पूरा यहाँ पे लिया हुआ है, विच इज पैरेलल टू सेल। तो ईएमएफ थोड़ी बदलेगी, ईएमएफ तो वही रहेगा। सही है, तो यहाँ पे तो आउटपुट वोल्टेज चेंज ही नहीं होगा। ये आंसर नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? वोल्टेज ऑफ द थर्मिस्टर कम हो रहा है और इसी के क्रॉस आउटपुट है, तो वोल्टेज कम हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज भी कम हो रहा है। हमें तो इंक्रीजिंग वोल्टेज चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है तो बैटरी का कम वोल्टेज नीचे अपेयर हो रहा है, ज्यादा ऊपर अपेयर हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है बेटा। चलो, four resistors, each of resistance are connected as shown. The total resistance between point X and Y is 120. ओके बेटा, देख लेते हैं बेटा। तो चारों की रेजिस्टेंस आर है ना, तो बेटा मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि ये तीनों सीरीज में है। यानी इन तीनों कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? 3R। तो मैं इस सर्किट को वापस रीड्रॉ कर रहा हूं इस तरह। ये देखो, इसकी रेजिस्टेंस है R और इसकी रेजिस्टेंस है 3R। सही है। क्या बोल रहे हैं? द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस। और बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बताओ। तो ये बेटा दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं, तो हमने क्या सीखा है? प्रोडक्ट ओवर सम। और ये किसके बराबर है? 120 के। या नहीं? सर 3 आ रहे हैं। देखते हैं बेटा। 2R स्क्वायर ऊपर बन रहा है, 3R नीचे बन रहा है। आर से आर काटो। सही है। तो आर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? आर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 2। सर आपने 2R लिखा है 3R की जगह सर। 120 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, 3R लो। ओके ओके, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4। ये 3R स्क्वायर हो गया और ये 4R हो गया।
यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाय 3, 160। ये आंसर है। ठीक है बेटा। आगे बढ़े। सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द वेरिएबल रेजिस्टर आर। सही है। द आर इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। आर को कम कर रहे हैं। सही है। हाउ करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल चेंजेस। बेटा आर अगर कम हो रहा है तो करंट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। सही है। सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो रही है, सीरीज सर्किट है, तो करंट बढ़ेगा, यानी करंट इंक्रीज होगा। सी डी में से आंसर है। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर होता है। तो वी टर्मिनल पोटेंशियल है, तो ई माइनस आई आर। ना बेटा टर्मिनल अगर करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ तो कांस्टेंट है। तो बेटा अगर ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये वाला फैक्टर क्या होगा? कम होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? कम होगा, यानी सी आंसर। ठीक है बेटा। करंट बढ़ रहा है जिसकी वजह से वोल्टेज लॉस्ट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, तो जो बचा खुचा वोल्टेज है जो टर्मिनल्स पे अपीयर होगा वो कम होगा। सही है। सर पैरेलल सर्किट में भी यही होगा, अगर रेजिस्टेंस मतलब कम करेंगे तो क्या बोल रहे हो करंट बेटा? ज्यादा वापस फ्लो। बोलें। सर पैरेलल में भी यही होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगी। पैरेलल में ये तो सीरीज है ना। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में देखो कहानी डिफरेंट है। हाँ पैरेलल में भी अगर आप सिंगल रेजिस्टर की बात कर रहे हो कि आप रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम कर रहे हो तो उसका करंट उस ब्रांच के थ्रू बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्किट बना रहा हूँ ये, सही है, और ये पैरेलल सर्किट है ये, और इनमें से ये वाला वेरिएबल रेजिस्टर है, तो अगर आपकी रेजिस्टेंस कम करोगे तो इस ब्रांच में करंट बढ़ेगा, यानी ओवरऑल करंट जो पीछे से आ रहा है वो भी बढ़ेगा। सही है। ओके सर। चलो आगे बढ़ें बेटा। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 एमसीक्यूज। देखते हैं। द डायग्राम शोज a circuit with a cell connected with three resistors R1, R2, R3. The total resistance of the circuit is RT. What is RT equals to? बेटा ये दोनों तो सीरीज में है, तो सर्किट को रीड्रॉ करो। एक जैसे दो सवाल के दे दिए उन्होंने। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा R3, यानी वह टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? पैरेलल में दो रेजिस्टर हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ओवर सम। R1 मल्टीप्लाई बाय, या प्रोडक्ट ओवर सम में इंटरेस्टेड नहीं है ये, मुझे लग रहा है। आप 1/R वाला तरीकेकार लगाओ। 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। सही है। तो डी आंसर है। या तो प्रोडक्ट ओवर सम करते थे, या 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 ऊपर वाले रजिस्टर को मैंने ले लिया और R2 मैंने नीचे वाले रजिस्टर को ले लिया। बस 3 एमसीक्यूज रहे। आ रहा हूँ। ओके। नाउ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम। बेटा हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम क्या होते हैं? हाइड्रोजन है ये, और ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। सही है। हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन। सही है। बता दिया है जो बात मैंने यहाँ पे बताई, ये हाइड्रोजन है, ड्यूट्रियम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम? ओके। हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम में क्या फर्क है? ड्यूट्रियम हैज ट्वाइस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, दोनों के प्रोटॉन सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होंगे, आइसोटोप्स हैं। ड्यूट्रियम न्यूक्लियस हैज अ चार्ज बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज नो चार्ज। नहीं बेटा, दोनों के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो अगर चार्ज दोनों पे है तो सेम चार्ज है।
नाउ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस हैज लेस मास देन हाइड्रोजन। नहीं भाई, ड्यूट्रियम के बाद दो दो न्यूक्लियॉन है, तो ड्यूट्रियम तो हैवी है। नाउ ड्यूट्रियम हैज हाफ चार्ज पर यूनिट मास देन हाइड्रोजन। ओके बेटा, हाइड्रोजन का चार्ज पर यूनिट मास क्या है देखते हैं। हाइड्रोजन का चार्ज है 1 और मास भी क्या है 1, तो 1 आ रहा है। और ड्यूट्रियम का चार्ज क्या है 1 और मास कितना है, दो न्यूक्लियॉन है, तो आ रहा है हाफ। सही है। तो ड्यूट्रियम न्यूक्लियस का हाफ चार्ज पर यूनिट मास है हाइड्रोजन के मुकाबले में, ये सही बात हो रही है। ठीक है, चार्ज को मास से डिवाइड करवाया, हाइड्रोजन का 1 आंसर आ रहा है और ड्यूट्रियम का चार्ज बाय ओवर मास हाफ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डी आंसर सही है, 37D। रेडियोएक्टिव सैंपल एमिटिंग बीटा इलेक्ट्रॉन। बेटा, बीटा इलेक्ट्रॉन डीके जब होता है तो साथ साथ एक और पार्टिकल निकलता है, कौन, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सही है। Energy is released in the decay process for is same for each nucleus, but beta particles have continuous range of kinetic energies। वो इस वजह से कि बीटा पार्टिकल की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो शेयर कर रहा होता है। सही है। तो जो डीके में एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ एनर्जी, उस एनर्जी में से बीटा इलेक्ट्रॉन और कुछ एनर्जी एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो शेयर कर रहा होता है। Which statement about beta electron are emitted with a continuous range of kinetic energies explains? Okay, some energy is released. Energy release given to the remaining nucleon? No, beta. Some energy release is taken by an emitted anti-neutrino. Yes, anti-neutrino के बारे में हमने ये बात कही है कि कुछ एनर्जी एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो शेयर कर रहा है। Some energy is released to create beta? नहीं भाई। Some energy is released to create new nucleon? No. Which one is not fundamental? इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, न्यूट्रिनो फंडामेंटल है, क्वार्क फंडामेंटल है। न्यूट्रॉन जो तीन क्वार्क से मिलकर बनता है वो फंडामेंटल नहीं है। सही है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एंटी टॉप क्वार्क? बेटा, टॉप क्वार्क का चार्ज क्या होता है हमारे पास, +2/3। तो एंटी टॉप का क्या होगा, -2/3 ए। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर पेपर। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हमें लगा इस पेपर को समझाने के साथ सॉल्व करने में। क्लियर? तो इंशाल्लाह कल मई जून 2024 P12 करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड ऑफ दिस थर्मिस्टर क्वेश्चन। अच्छा अली बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड ऑफ द पेपर देखना पड़ेगा तो नारा क्या थ्रेशोल्ड था। आ, अली, थर्मिस्टर के क्वेश्चन में आपको ये थ्योरी समझ में अली, अनम्यूट कर लो अपने आप को ताकि जल्दी जवाब मिल जाए आपको। अली अहमद उस्मानी। जी सर। जी अली, ये वाला थ्योरी समझ आ गया आपको? जी सर, ये समझ आ। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने तीनों पे अप्लाई किया। जब यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है सेल के पैरेलल, तो ईएमएफ अपेयर हो रही होगी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर, तो ईएमएफ तो चेंज नहीं होगी सेल की। सही है। इन दोनों में खेल चलेगा कि इसका वोल्टेज कम होगा, इसका ज्यादा होगा और वाइस वर्सा, लेकिन ईएमएफ इन दोनों का सम ईएमएफ के बराबर होगा। तो ए में वोल्टेज आउटपुट चेंज नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? जी सर, ये क्लियर है। ना इसमें देखें बेटा, जब वोल्टेज कम हो रहा है थर्मिस्टर का तो थर्मिस्टर के क्रॉस ही आउटपुट ले रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो बी आउट हो गया। सही है। डी में तो यस सर। थर्मिस्टर ही नहीं है, तो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी में हमारे पास जब इसका वोल्टेज कम हो रहा है तो बैटरी का कम वोल्टेज नीचे अपेयर हो रहा है, बैटरी का ज्यादा वोल्टेज ऊपर अपेयर होगा, तो भी आउट बढ़ेगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, समझ आ गया। थैंक यू। ओके। अच्छा, सर असद बता रहे हैं कि थ्रेशोल्ड इसका 32 पे ए बना था। भाई 32 पे ही ए बनता है नॉर्मल थ्रेशोल्ड के। जी बेटा। सर ये हमने जो इक्वेशन बनाया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, वोल्टेज पे कम कैसे हो रहा है?
रेजिस्टेंस VC आर इक्वल टू बी ओवर आई, रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली चेंज होता है, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में बहुत सिंपल सी डिस्कशन है ताहा। उसने बोला कोहेरेंट, कोहेरेंट में मैं ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ ये चीज ढूंढ रहा था, सही है, सेम फेज डिफरेंस थ्रू आउट, सही है। तो इसने बोला है कांस्टेंट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी गलत बात, कांस्टेंट डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड गलत बात, कांस्टेंट फेज डिफरेंस सही बात। बस मिल गई हमें हमारी कहानी, सही है ताहा। सर, अगर ये हम लोग 2 अलग अलग सोर्सेज से इमिट कर रहे हैं माइक्रोवेव्स को, तो फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है ना? फ्रिक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन दो अलग अलग सोर्स से आप कोहेरेंस कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इंटरफेरेंस इनवैलिड होगी। सर, ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोवेव इमिटेड फ्रॉम 2 सोर्सेज। मतलब टू सेकेंडरी सोर्स हो सकती हैं, इनकी प्राइमरी सोर्स एक ही होगी, ओके। ठीक है। चले बेटा यहाँ पे ऑफ करते हैं क्लास, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह P12 करते हैं। अल्लाह हाफिज।